हम पढ़ रहे थे आईपीसी, और आईपीसी में आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखो, एक चीज़ समझनी है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि किसी भी सेक्शन को पढ़ रहे हैं तो वो हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसका हर सेक्शन का एक व्यापक उद्देश्य छिपा रहता है। उस व्यापक उद्देश्य को आपको समझना है। वो व्यापक उद्देश्य जब हमारे समझ में आएगा तो हमें ये पता लगता है कि ये कंसेप्ट है इसके पीछे। जब तक वो समझ में नहीं आता तब तक दिक्कत रहती है। तो माधुरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बिनिमा गुड मॉर्निंग। मोनिका गुड मॉर्निंग। चंद्रलता वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नम्रता, देखो पहले कुछ चीज़ें समझ लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 34। सेक्शन 34 ले रहे हैं। सेक्शन 34 बना किस लिए है, क्या है। आप लोगों ने, जो भी लॉ के स्टूडेंट हैं, उन लोगों ने ये बात समझ रखी होगी कि एक सिद्धांत समझा होगा आपने, पार्टनरशिप। या साझेदारी। साझेदारी या पार्टनरशिप में होता क्या है। देखो, मान लो एक व्यक्ति कुछ ऐसा काम करता है, ऐसी प्रॉमिसेस देता है जो उसके पार्टनर्स पर भी लागू होती हो। तो इसका मतलब यह है कि जो काम उसके पार्टनर ने किया वो दूसरे लोग भी दायी हो गए। तो एक तरह से उत्तरदायी वो लोग भी हो जाते हैं उनकी प्रॉमिसेस के लिए। इसी तरह का सिद्धांत कुछ सेक्शन 34 में दिया हुआ है। एक तरह से लायबिलिटी इंपोज करता है। दो तरह से लोग अपराध करते हैं। एक तो करते हैं सीधे वो करते हो, जैसे मैं कोई अपराध करता हूं, मैंने किसी को थप्पड़ मारा, एक स्थिति ये है कि हम 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, मिलकर तय करते हैं कि एक्स आदमी के थप्पड़ मारेंगे। तो एक आदमी अपराध करता है, साथ में 5-7 लोग मिलकर अपराध करते हैं। अब जब 5-7 लोग मिलकर अपराध करते हैं तो 5-7 लोग ये जानते हैं कि ये इसमें थप्पड़ मार रहा है। इसका मतलब ये है कि थप्पड़ मारने वाला एक व्यक्ति है लेकिन 5-7 लोग जानते हैं। ये मतलब हो गया कि वो 5-7 लोग, जितने भी लोग हैं उसके साथ, कितने भी हों संख्या में, वो भी उत्तरदायी हैं। एक सामान्य बात है। इसी के लिए सेक्शन 34 से लेकर 38 तक के जो सेक्शन हैं वो इस तरह की परिभाषाएं ये अपराध के बारे में ये बताती हैं कि कोई व्यक्ति क्या उत्तरदायी, किन मामलों में कितना उत्तरदायी होगा। इस बात पर 34 से लेके 38 तक के सेक्शंस दिए हुए हैं। ये बंच है सेक्शंस का, ये सेक्शंस का बंच है। सेक्शंस का बंच कैसे है, कुछ बात 34 में दे रखी है, कुछ बात 35 में दे रखी है, कुछ बात 36, 37, 38, अर्थात एक ही बात को आगे बढ़ाते चले गए हैं। ये सेपरेट सेक्शंस नहीं है। इन सेक्शंस को जब आप पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा कि ये सेक्शंस एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात आपके समझ में आई कि ये उत्तरदायित्व का सिद्धांत है। एक शब्द है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब क्या है कि लायबिलिटी होती नहीं है, मान ली जाती है। उसे कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहेंगे। तो जो कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी है, जैसे एक भीड़ है, मैं थोड़ा सा दूसरे सेक्शन के साथ इसको मैच करने की कोशिश कर रहा हूं। अभी हमने सेक्शन में कुछ भी नहीं पढ़ा, सेक्शन पे अभी जाना ही नहीं है। पहले आप पूरे सेक्शन को सामान्य रूप से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एक भीड़ है और उस भीड़ में बहुत सारे लोग अपराध कर रहे हैं, लेकिन वो सब एक दूसरे से ये जानते हैं कि ये अपराध करने वाले 1-2 लोग हैं, लेकिन भीड़ उसमें ये जानती है कि ये हम करने वाले क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे उत्तरदायी
मान लिए जाएंगे क्योंकि वो हैं उत्तरदायी कहीं ना कहीं। अब दूसरी बात है, मैंने लिखा है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब क्या है? कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का मतलब यह है कि लायबिलिटी होती नहीं है, मान ली जाती है। जैसे एक भीड़ है और उस भीड़ में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसका हिस्सा है, सब लोग जानते हैं कि ये भीड़ अच्छी नहीं है, अनलॉफुल है, और फिर भी उसके हिस्सा बन जाने से तो उसकी लायबिलिटी कंस्ट्रक्टिव हो जाती है। तो यहाँ में ये जो शब्द है ये हमेशा से एक कन्फ्यूजन करता है। तो ये सेक्शन 149 के संबंध में है, और एक शब्द इस सेक्शन के संबंध में एक शब्द है जॉइंट लायबिलिटी। ठीक है, जॉइंट लायबिलिटी का मतलब क्या है? जॉइंट लायबिलिटी का मतलब है कि एक आदमी थप्पड़ मारे और एक आदमी मात्र थप्पड़ मार रहा है लेकिन दूसरा थप्पड़ मरवा रहा है, तो इसका मतलब मारने वाला और मरवाने वाला दोनों एक हैं। तो इस तरह की लायबिलिटी कहलाती है जॉइंट। और जिसमें व्यक्ति ये जानते हुए कि ये चीज़ सही नहीं है उसमें शामिल हो जाता है, अनलॉफुल असेंबली में शामिल हो जाता है, तो वहाँ होती है कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी। मैंने ये शब्द सिर्फ 2 शब्द इसलिए लिखे कि मैं इस शब्द को समझाना चाहता था, इसलिए पहले मैंने इसको समझाने की कोशिश की आपको। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब 149 से है, जॉइंट का मतलब 34 से है। ठीक है, अब हम आगे लेते हैं। सेक्शन पढ़ने से पहले सेक्शन के संबंध में कुछ चीज़ें हैं जिन्हें समझ लेना जरूरी है। जैसे सामान्य आशय, सेक्शन बाद में पढ़ेंगे, इस शब्द को समझना है। देखो, सामान्य को बोलते हैं कॉमन और आशय को बोलते हैं इंटेंशन। कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय। अब दोनों शब्दों को समझने की कोशिश करें। एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, एक आदमी सी है। ठीक है ना? जो बात ए को पता है वो बी को पता है, जो बी को पता है वो सी को पता है, अर्थात इन तीनों के बारे में एक दूसरे दिमाग के संबंध में एक दूसरे की बातों को गहराई से जानते हैं। तो इस चीज को क्या बोलेंगे? सामान्य। मतलब तीनों में कॉमन है वो बात। एक एग्जांपल से और समझो, बहुत छोटी सी ध्यान आ रही होगी। आप पहले एलसीएम निकालते थे, तो एलसीएम निकालते थे तो उसमें क्या लेते थे? कॉमन लेते थे। तो जो एक जैसी संख्याएं होती थी उनका क्या करते थे? एक साथ लेते थे। तो कॉमन का मतलब ही यह है कि उनमें एक जैसी स्थिति के हैं, सब एक दूसरे से बिल्कुल एक जैसे ही हैं। अब एक और शब्द होता है समान या सिमिलियर। ठीक है, ये अलग है, ये शब्द अलग है। सामान्य और समान में भेद है। सामान्य और समान में भेद कैसे है? ए और बी दोनों के मन में एक ही बात चल रही है, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हुए नहीं हैं। क्या बात समझ में आई? जुड़े हुए नहीं है। क्या? दिमाग जुड़े हुए नहीं है। इसलिए जैसे मैं एक आदमी को मानना चाहता हूं, आप एक आदमी को मानना चाहते हैं, न मैं आपको जानता हूं ना आप मुझे जानते हैं, लेकिन एक ही संयोग बस एक ही समय आया जब मैं भी उसे मानने पहुंचा, आप भी मानने पहुंचे और हम दोनों ने उसे मारा। मैंने भी गोली चलाई, आपने भी गोली चलाई और वो आदमी मर गया। तो ऐसी स्थिति क्या है? हम दोनों का इंटेंशन जो है वो सिमिलियर है। क्या नहीं है? सामान्य नहीं है। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों के दिमाग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये शब्द
के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा? हाँ। मानने वाला चाहे एक हो और उनके बीच में मस्तिष्क मिलन होना चाहिए। अब मस्तिष्क मिलन मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा दिया कि मस्तिष्क मिलन क्या होता है, कैसे आता है, कहां से ये शब्द आए। ठीक है, तो जब कई व्यक्ति हैं तो संख्या कितनी होनी चाहिए? संख्या निर्धारित नहीं है, 2 होने चाहिए। क्या 2 से कम हो सकते हैं? कम नहीं हो सकते। जब तक एक आदमी करता है तो 34 की जरूरत नहीं है। तो 34 तो बनाया ही इसलिए है कि दूसरे व्यक्ति के उत्तरदायित्व को सम्मिलित करने के लिए, लोगों को सम्मिलित करने के लिए है। दूसरा, कोई आपराधिक कार्य होना चाहिए। ठीक है, यह सामान्य बात है। सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, तो ये जो शब्द है सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए, इन फर्दरेंस ऑफ देयर कॉमन इंटेंशन दे आर कमिटिंग एन ऑफेंस। तो इसका मतलब ये है कि अपने सामान्य आशय को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया। मतलब एक दूसरे से जानते थे कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। तो ये कहता है कि उनमें से प्रत्येक ऐसे समझा जाएगा मानो उस अकेले ने ही वो सारा अपराध किया है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअल फॉर्म में अपराध का भागीदार हो जाएगा। 200 हो, 2000 हो। पता है क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट इस बात में चले जाते हैं कि 34 शायद 5 से कम लोगों के लिए है, 149 5 या उससे ज्यादा के लिए। नहीं भाई, 34 का और 149 का संबंध संख्या की तो बताता है कि यहाँ 2 से अधिक कितने ही, वहां 5 से अधिक कितने ही। वहां क्या होता है कि 5 से कम हो तो अनलॉफुल असेंबली नहीं बनती है, इसलिए 149 नहीं आता। ठीक है ना। तो अग्रसर करने, तब उनमें से प्रत्येक उस अपराध के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी समझा जाएगा मानो उसने अकेले ने ही वो ऑफेंस किया हो। 4 इंग्रेडिएंट थे, इन चारों इंग्रेडिएंट को और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक्ट done by several persons in furtherance of common intention. When a criminal act is done by several persons in furtherance of the common intention of all, each of such person is liable for that act in the same manner as if it were done by him alone. सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य, जब कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन होगा मानो वह कार्य उसने अकेले ने ही किया है। ये बेयर एक्ट की है लाइनें हैं। अब देखो, इसमें कोई इलस्ट्रेशन नहीं दे रखा, लेकिन सबसे ज्यादा केसेस अब तक इस सेक्शन पर आईपीसी में देखोगे, सेक्शन या तो सेक्शन 34 पे सबसे ज्यादा केसेस हैं या फिर 299 300 में सबसे ज्यादा केसेस दे रखे हैं, जिन पे जितना इसका विस्तार हुआ, जितना सुप्रीम कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने, सब ने इसको समझाने की कोशिश की। तो जो बात इंपॉर्टेंट थी सबसे ज़्यादा वो मैंने अभी आपको समझाई, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे जैसे सामान्य आशय या कॉमन इंटेंशन। तो कई बार स्टूडेंट से पूछा जाता है 34 में क्या दे रखा है, कॉमन इंटेंशन। हाँ, कॉमन इंटेंशन ही दे रखा है। तो कॉमन इंटेंशन होता क्या है वो मैंने अभी आपको बता दिया। हो 20 का 200 हो, लेकिन कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है। कॉमन इंटेंशन नहीं है तो नहीं लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 20 लोगों के संबंध में कंफ्यूजन क्यों है। कंफ्यूजन सिर्फ इसलिए है कि बहुत सारे स्टूडेंट
149 को इसके साथ ले आते हैं। 149 का मतलब ये है कि 5 आदमी होने चाहिए कम से कम, और साथ में अनलॉफुल असेंबली हो। और अनलॉफुल असेंबली कहां होती है, ये 141 में दिया हुआ है। और 141 में क्या है, 5 बातें दे रखी हैं, जिसमें बताया हुआ है कि ये ऐसी स्थितियां होंगी तो ही अनलॉफुल असेंबली होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि कॉमन इंटेंशन होना जरूरी है। कॉमन इंटेंशन नहीं है तो वो असेंबली अनलॉफुल होगी, जब भी तो उन्होंने अपराध किया होगा। 200 लोग शामिल हैं लेकिन एक ने किया। तो इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। देखो क्या एग्जांपल है, ए बी सी डी ई एफ जी, मैंने बहुत सारे लोग ले लिए। ये सब लोग मिलकर एक्स को इंसल्ट करने के लिए जाते हैं। सिर्फ इनका इरादा क्या है, मतलब इन सबका कॉमन इंटेंशन किस बात का है, इंसल्ट करने का है। किसको, एक्स को इंसल्ट करने का कॉमन इंटेंशन है। लेकिन क्या हुआ, जब गए तो उनमें से एक ए था। ए ने क्या किया, एक चाकू लिया और जाके मार दिया। और इसमें से ए बी सी डी ई एफ जी इनको कुछ भी नहीं पता था, इनको कुछ भी नहीं पता था। हाँ हरीश, अभी मैं आपके जवाब दूंगा। तो क्या है इसमें कि ए बी सी डी ई एफ जी इनको सबको नहीं पता, ये तो सिर्फ कहे थे इंसल्ट करने या एक थप्पड़ लगाने। तो यहां पे एक सेक्शन बनाया हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट सेक्शन है 38। 38 कहता है कि इनकी जो लायबिलिटी है डिवाइड की जा सकेगी। इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, इसने थप्पड़ मारा, लेकिन एक्स को सबने थप्पड़ मारा, लेकिन ए ने चाकू मारा। लेकिन इस चाकू मारने वाली बात इनमें से किसी को नहीं पता थी, इनका किसी का इरादा चाकू मारने का नहीं था। सबने थप्पड़ मारा और इसने चाकू मार दिया, पता है। तो इसके लिए बनाया हुआ सेक्शन 38। सेक्शन 38 इज जस्ट अपोजिट ऑफ सेक्शन 34। हाँ, अब है एक हरीश ताकर सर, 12 लोगों ने दिन के 12 बजे लाठी डंडे से एक आदमी को मारा और हॉस्पिटल जाते टाइम वह मर गया, क्या केस बनेगा? हाँ ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है हरीश। इसमें जो केस बनेगा, रास्ते में मरे या वहीं मर जाए कोई विशेष असर नहीं पड़ता। जब तक नहीं मरा था तब तक 307 था, और जब मर गया रास्ते में ले जाते वक्त 302 हो गया, ठीक है ना। लोगों की संख्या 12 हो या 120 हो या 1200 हो, इससे असर नहीं पड़ता। कंफ्यूजन मत करना। मैंने आपको इसीलिए इस सेक्शन को पढ़ाने से पहले, शुरू करने से पहले एक बात स्पष्ट कर दी थी कि कॉमन इंटेंशन क्या है। आप कॉमन इंटेंशन समझ गए हैं तो समस्या खत्म हो गई। बस आपको एक कॉमन इंटेंशन शब्द को समझाना था। चाहे इसमें हजारों प्रॉब्लम पूछी जाए, सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। देखो मैंने अभी आपको वो क्या बताया, कॉमन इंटेंशन में क्या मस्तिष्क मिलन था। अब देखो यहाँ मस्तिष्क मिलन नहीं है, मस्तिष्क मिलन तो था, लेकिन किस चीज के लिए था? इंसल्ट करने के लिए, थप्पड़ मारने के लिए। किसके लिए नहीं था? हत्या के लिए। तो इंटेंशन किसके लिए? मतलब हत्या के कार्य परिणाम को जानते थे। वो सिर्फ क्या जानते थे? थप्पड़ मारने जा रहे हैं, इंसल्ट कर देंगे, गाली गलौज कर देंगे। लेकिन एक आदमी तो इसके लिए 38 बनाया, लेकिन इसमें पता है शब्द क्या दिया है? सकेगा। मतलब यह है कि इट विल डिपेंड ऑन इन्वेस्टिगेशन एंड इट विल डिपेंड ऑन द माइंड ऑफ द जज अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू एविडेंसेस। तो उनको देखने के बाद 38 में ये व्यवस्था दे रखी है कि लायबिलिटी को डिवाइड कर देगा। तो एक तरह से 34 और 38, अब मैं 34 के साथ 38 भी देख लेता हूं यहीं, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। फिर हम इनके केसेस को देखेंगे। आपके जो क्वेश्चन भी मन में आते हो कुछ भी पूछ सकते हो, लेकिन इसी सेक्शन से संबंधित पूछना, क्योंकि फिर हम दूसरी जगह चले जाएंगे तो भटक जाएंगे।
देखो यहां लिखा हुआ है पर्सन कंसर्न इन द क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस वेयर सेवरल पर्सन्स आर इंगेज्ड और कंसर्न इन द कमीशन ऑफ क्रिमिनल एक्ट दे मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट एक्ट। तो मैंने भी आपको यहाँ पे बताया था, ये शब्द क्या दे रखा है, मे, ये नहीं दे रखा। मतलब क्या कहना चाहता है, ये सारे सेक्शन है एविडेंस के, दे आईपीसी में रखे हैं, लेकिन साबित करने या न करने पर तो डिपेंड करेगा। ये जो शब्द दे रखा है ना, अब मान लो आपने हर हाल में ये साबित कर दिया कि हम तो सिर्फ लोग उनके साथ मिलने गए, वार्ता करने गए थे और हमारे लोगों में से किसी ने उस व्यक्ति की हत्या कर दी, तो यदि ये साबित कर दिया है तो डिसाइड हो जाएगा आपके पक्ष में कि आपने हत्या नहीं की है, वो अकेला व्यक्ति रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो हाँ, गुड मॉर्निंग नेहा, हरदेव, ठीक है, डीएस चाहा, ठीक है, पनिशमेंट ही सेम होगा। हाँ ये बिल्कुल बात है, ये इसीलिए है कि सेक्शन 34 की जो लाइन है ना, ऐसा समझा जाएगा मानो उसने अकेले ने किया है, पनिशमेंट सेम होगा। देखो एक केस लेता हूं, एक बड़ा फेमस केस है प्रिवी काउंसिल का, सब लोगों ने आपने पढ़ा होगा, वरिंद्र घोष, पढ़ा है ना ये केस, वरिंद्र घोष वर्सेस किंग एम्परर। ये जो केस है इसमें पता क्या हुआ, वरिंद्र घोष वही है जो मैं संविधान कथा में आपको वरिंद्र घोष के बारे में कहानी सुनाई थी ना, ये वही वरिंद्र घोष हैं। हमारे लिए क्रांतिकारी थे, अंग्रेजों के लिए ये आतंकवादी थे। इनके संबंध में क्या था कि ये केस क्या है, पहले जो इन्फॉर्मर होते थे, इन्फॉर्मर या मुखबिर, वो होते थे डाक वाले लोग, जो डाकिया जो होते थे, वो सारी सूचनाएं पुलिस को दिया करते थे। तो उसमें क्या हुआ कि वरिंद्र घोष और उनके साथियों ने उस डाकिया को मारने का प्लान बनाया, पोस्ट मास्टर को मारने का और डाकिया को मारने का प्लान बनाया, जो उन क्रांतिकारियों की इंफॉर्मेशन दे देता था। तो वरिंद्र घोष जो बैलगाड़ी थी बाहर, उस गाड़ी पे बैठे हुए थे और उनके साथी उसमें पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और वहां जाकर हत्या कर देते हैं। तो ये क्वेश्चन उठा, तो वरिंद्र घोष ने कहा कि मैं तो मौके पे था ही नहीं। तो यहाँ मौके पे होना, तो उसे भी स्पष्ट करूंगा, मौके पे होना ना होना उसका मतलब क्या है। उन्होंने कहा कि मैं तो मौके पे था ही नहीं। देखिए यहाँ मौके का मतलब है कि आप मौके पे समझे जाएंगे यदि आपकी ऐसी स्थिति में है जब आपका संबंध उनके साथ कंटिन्यू अपराधियों के साथ बना हुआ है, तो ये माना जाएगा कि आप मौके पे ही थे। तो वरिंद्र घोष को इसके अंतर्गत हत्या का दोषी माना गया। ये प्रिवी काउंसिल का केस है, आज तक भी इस केस को हम मानते चले आ रहे हैं। हाँ, सोनू सिंह, सर दिनेश ने 3 व्यक्तियों के साथ मिलकर मर्डर किया, दिनेश पकड़ा जाता है जबकि 3 अज्ञात हैं, उनका पता नहीं चल लगता है। क्या अकेले दिनेश को धारा 34 में सम्मिलित प्रभाव से धारा 302 में दंडित किया जा सकता है? देखो एक लाइन अपने दिमाग में ध्यान रखो कि इन्होंने लिखा है कि 3 व्यक्तियों ने साथ मिलकर किया। मान लो 3 व्यक्ति मर जाते, ठीक है ना, तो 3 व्यक्ति जो मर जाते, जब केस बनेगा, जब चार्ज बनेगा तो वहां 34 लगेगा। अब चूंकि सोनू ने यह पूछा है कि 34 में सम्मिलित प्रभाव से 302 के अंतर्गत दंडित किया जा सकता है। सोनू ने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और अच्छा सा बना देता हूं जिससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। सोनू का यह कहना है कि 3 लोगों ने मिलकर, 3 थे, ए, बी और सी, ठीक है। 3 लोगों का साथ मिलकर का मतलब है तीनों में कॉमन इंटेंशन था। अब क्या था इसमें कि बी और सी ने ही लट से मारा, ए ने मारा नहीं था,
लेकिन मानने वाले दिमाग के साथ था, मतलब जानता था कि करने वाले क्या हैं। हाथ बी और सी ने ही चलाए और बी और सी क्या हुए, ये अज्ञात हो गए। जब चार्ज लगा तो इनके ऊपर 302/34 लगा, ठीक है। यहां ये रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, बेशक उसने नहीं। तो 34 सिर्फ लायबिलिटी का सेक्शन है। ये लायबिलिटी बताता है कि ए भी लायबल है, ठीक है। समझ में आ गया आपके? सर कॉमन इंटेंशन को क्रिएट करने के लिए इंग्रेडिएंट बता दीजिए। सुरेंद्र मैंने अभी बताए थे, आप देखो इंग्रेडिएंट 4 हैं, इसके 4 इंग्रेडिएंट हैं। पहला इंग्रेडिएंट है कई व्यक्ति, मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए। संख्या कितनी तक? कई व्यक्ति। फिर दूसरा है अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो दूसरा है कॉमन इंटेंशन, ठीक है ना। तीसरी बात है कि कई व्यक्ति अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए। फिर तीसरी क्या लिखा है इन्होंने, हाँ अभी बताता हूं आपका भी, पोस्टमास्टर वाले पे दोबारा आऊंगा। हाँ दूसरा मैंने अभी आप पहला बताया मैंने, कई व्यक्ति होने चाहिए। दूसरा बात है आपराधिक कार्य होना चाहिए। तीसरा कॉमन इंटेंशन होना चाहिए। और चौथा इंग्रेडिएंट है कि वो ऐसे समझे जाएंगे सारे के सारे कि जैसे मानो अकेले नहीं किया हो। काम करना जरूरी नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ए बी सी डी 4 लोग हैं और ये चारों लोग जैसे ही 10 बजते हैं और 10 बजे चारों लोग एक दूसरे से कहते हैं, डी कहता है कि टाइम हो गया। सी और बी कुछ भी नहीं कहते और ए क्या करता है कि गाड़ी लेके आता है और ये चारों कार में बैठ कर चले जाते हैं और जाकर ई की हत्या करते हैं। अब हत्या करने वालों में ये तो था ड्राइवर, इसने हत्या नहीं की, कार में बैठा रहा। ये रास्ते में कहीं ये देखने के लिए कि कोई आ न जाए, रास्ते में पहरेदारी कर रहा है। और बी और सी पिस्टल लेकर जाते हैं, लेकिन चलाने वाला सिर्फ बी होता है। चलाई किसने? अकेले बी ने ही पिस्टल चलाई। और ई मर जाता है। तो क्वेश्चन ये है 302/34 में सारे आएंगे। अब मान लो ऐसे लोग 40 होते तो 40 भी आते, 400 होते तो 400 भी आते, 4000 होते तो 4000 भी आते। तो ये दूसरा है। तो कई व्यक्ति समझ में आ गया जो मैंने बताया था। ऋचा शर्मा, सर लाठी से तो कल्पेबल होमिसाइड होगा, नो पॉसिबिलिटी। अरे कहाँ से पढ़ लिया ऋचा? अभी आपकी ये क्लासेस पढ़ेंगे ना कि लाठी से कल्पेबल होमिसाइड हो गया, ये पता है अधूरा ज्ञान है कि कल्पेबल होमिसाइड। अरे भाई हाथ से भी आदमी मार सकते हो। अभी बताएंगे कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है। ये गलत सब पढ़ लिया कहीं से, ठीक है। वेट एंड वॉच भी क्राइम है। हाँ वेट एंड वॉच भी क्राइम हो सकता है। ध्यान रखो मस्तिष्क मिलन, और मस्तिष्क मिलन शब्द कभी कोई पूछे, जो पीछे आए हो, पीछे ज्वाइन किया है इस लेक्चर को, वो ध्यान से दोबारा पढ़ना, इसको दोबारा देखना। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मस्तिष्क मिलन, प्री अरेंज प्लान, ये क्या चीजें हैं ये पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क मी? इस चैट से ये लगता है जैसे मानो क्लास में बैठे हो, अन्यथा तो कैमरे हो इनके सामने लेक्चर देते रहिए। थोड़ा सा मेरे को तो असहज महसूस होता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आने लग गया। जहाँ 100-200 स्टूडेंट बैठे होते थे और उनके सामने अलग होती थी क्लास,
लेकिन अब इसी तकनीक के साथ चलना है। तो आई थिंक 34 और 38 आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और कोई पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। ये मैंने बता दिया सुरेंद्र आपका क्वेश्चन। ऋचा, हाँ, लाठी और उससे कोई असर नहीं पड़ता। लाठी से भी हो सकता है और गोली से भी हो सकता है। कल्पेबल होमिसाइड बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ठीक है ना। पोस्ट मास्टर केस, हाँ बताया था ना मैंने अभी। हाँ, एक DS चाहर ने कुछ लिखा है, अपने फ्रेंड को B के थ्रो C को D के हाथ पैर तोड़ने के लिए हायर करता है, बट बाद में B C D के मर्डर करता है, तो 302 का पनिशमेंट पाएगा क्या। हाँ देखो, इसके DS चाहर ने अच्छा एक क्वेश्चन लिखा है, मैं आप सब लोगों को साथ शेयर करता हूँ। DS चाहर का कहना है कि एक व्यक्ति A है, ठीक है। A व्यक्ति क्या करता है, B C D E F G इतने गुंडों को अपने दुश्मन R को मरवाने के लिए पैसे देता है। आप समझ रहे हैं कितने लोगों को हमने संख्या बढ़ा दी है जानबूझ के। इसमें 1 2 3 4 5 6 लोगों ले लिए हमने, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। जब आपके दिमाग में ये ना आए कि 4 से ज़्यादा नहीं हो सकते, 5 वाली संख्या की वजह से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैंने यहाँ 6 लिए हैं। और 7वां ये हो गया, क्या कर रहा है, हायर किया। हायर करने वालों में B C D E F G, इन सबको ये बात पता थी कि R को मारना है पैसे लेकर, और ये बात इसको भी पता है। मात्र G ही गोली मारता है और R मर जाता है। सारे के सारे 1 2 3 4 5 6 7 302 34 के अपराधी हैं। अब देखो 34 क्यों लगाया गया है। वैसे ही मान लो G के ऊपर अकेला 302 लग सकता था। पता क्या होता है, जब आप चार्ज देखेंगे तो ये लगा हुआ ना 300, पीछे 34 लगा हुआ है, तो उसका मतलब ये है कि डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसने कहीं ना कहीं इसका इन्वॉल्वमेंट है, काम किया हो या ना किया हो, लेकिन कुछ किया है इसने, मतलब अपराधी है। अब देखो ये संख्या सिर्फ लायबिलिटी की है, 34 किसकी है, लायबिलिटी की। ये जो संख्या है ना इधर वाली, ये जो संख्या है, मान लो यहाँ कोई और ऑफेंस हो, कोई सा ऑफेंस आ सकता है। जैसे एक क्वेश्चन में सुबह देख रहा था, तो उन्होंने पूछा कि रेप के मामले में लग जाएगा क्या। हाँ, रेप के मामले में भी लग जाएगा। जो महिलाएं हैं, मान लो एक ऐसी महिला है जो रेप करवाती है, तो रेप करवाती है तो यहां पे 376/34 का मतलब ही ये है, महिला तो महिला का रेप नहीं कर सकती, लेकिन 34 क्यों दिया हुआ है। 34 का मतलब ही ये है कि यहां पर उस अपराध को करने के संबंध में उसका जो कॉमन इंटेंशन था वो है, ठीक है ना। तो यहां भी लग सकता है। चार लोग मीटिंग की बट 3 लोग किसी को मारने गए, एक घर रुका, तो भी उस पर लगेगा। एक ही कंसेप्ट समझ जाओ, घर रुकता है, कहीं रुकता है, उसका वो ऐसी स्थिति में है जब उनके पहुंच में है, उनका संपर्क बना रहता है, तो कॉमन इंटेंशन लागू होगा। कॉमन इंटेंशन का मतलब समझ जाओ। और इस संख्या में 34 नंबर पर जो सेक्शन दिया हुआ है उसको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ही बात समझ जाइए कि उनमें क्या मस्तिष्क मिलन था, तो ये माना जाएगा उनका कॉमन इंटेंशन था। तो मानो उन्होंने सबने मिलकर अपराध किया है, चाहे एक्टिव पार्टिसिपेशन किया हो चाहे न किया हो। 4 लोग हों, अब जिसका ऋचा का कहना है 4 लोग मीटिंग की बट
तीन ही लोग किसी को मारने गए, एक घर ही रुक गया, पर 34 लगेगा क्या? हाँ लगेगा। आपका कंसेप्ट क्लियर है ना, तो फिर कितने भी क्वेश्चन पूछो उससे कोई असर नहीं पड़ता। सर अगर हाथ पैर दोनों के लिए हायर किया तो और वो आर को मार देते हैं तब क्या? हाँ ये हरीश का ठीक है थोड़ा सा क्वेश्चन। देखो ये इस सेक्शन से संबंधित नहीं है। वैसे जब हम 107 108 पढ़ेंगे तब ये 107 और 108 पढ़ेंगे ना, तब ये आएगा। इसका मतलब सिर्फ इतना सा है कि जो अपराध हम कर रहे हैं, क्या उस अपराध से वो कार्य भी हो सकता था। जैसे एक एग्जांपल इसकी बात को समझा देता हूं। इसमें क्या है, एक आदमी क्या करता है, वो कहता है कि वो जो लेडी जा रही है उसको लूट के लेके आओ, ठीक है ना। तो लूटने जब जाता है दूसरा आदमी, दो लोग जाते हैं लूटने, तीन हो जाते हैं। एक कहता है जो बॉस है कि उसको लूट के लेके आओ। महिला जा रही है, अब महिला हष्ट पुष्ट है, अब वहाँ उसे उसकी चेन खींचने की कोशिश करते हैं, तो वो इतनी हष्ट पुष्ट होती है कि वो उन दोनों को ही पकड़ लेती है। जब पकड़ने की कोशिश करती है तो अपने बचाव में वो चाकू मार देते हैं। तो चूंकि लूट के का जो ऑर्डर उन्होंने दिया उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती थी? प्रोबेबिलिटी उसकी हत्या हो सकती थी। तो इस तरह जो काम उन्होंने किया, जिस आदमी ने उसे भेजा, वो भी उसी के लिए लायबल होगा। तो ये 107 108 में है। फिर इनका लायबिलिटी की बात है तो लायबिलिटी में आएगा। सर अगर हाथ पैर है, वो तो बता दिया। सर बाइक पर ए बी जा रहे थे, ए बाइक ड्राइव कर रहा था, ए ने सी के टक्कर मारी और सी की डेथ हो गई, डी पर कौन सा सेक्शन लगेगा? अरे भाई था कि एफ उनका दुश्मन है, तभी अपनी गाड़ी में बैठकर ई बी सी डी ये लोग आ जाते हैं। जब ये लोग आ जाते हैं तो क्या होता है कि देखा कि इनमें गुत्थम गुत्था हो रही है, तो ई बी सी और डी ये भी इस एफ के ऊपर
कि तुम ये नहीं लेके आई, वो नहीं लेके आई, और पति भी उसमें शामिल था। एक दिन क्या हुआ कि ये इसके साथ इतनी क्रूरता करते हैं और इसको जलाकर मार देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि उनके दिमागों का मिलन था, दिमागों में मिलन था, सब लोग जानते थे इस बात को, इसीलिए सारों को 302 34 के अंतर्गत अभियोजित किया गया। देखो मेंस में जब आप अच्छा आंसर लिखना चाहते हैं तो एक तो आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर होने चाहिए। सार्वगर्भित लिखिए, मैं बताऊंगा भाई सोनू अभी, हाँ ये सब बता देंगे। तो एक तो सार्वगर्भित हो, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं लिखना है। दूसरा करना क्या है कि यदि आपके पास कोई अच्छा केस है, 34 पर कम से कम आप 10 केसेस के आसपास रखिए। जिन स्टूडेंट्स पर राजस्थली के नोट्स हैं उनको हमने बहुत अच्छे नोट्स दे रखे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, मेरे हाथ से खुद के बने हुए नोट्स हैं, उनका उपयोग करिएगा। तो हर एक टॉपिक पर हमने सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, और ये क्वेश्चंस तो मैं अभी लिख के लाया था सुबह, जिन क्वेश्चंस को पूछा गया है कि दिमागों का मेल से और पूर्व नियोजित योजना, इन्होंने अलग अलग पूछा है, मेंस में आया हुआ, यूपी में आए हैं ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन तो सारे ही करने हैं, चाहे वो यूपी में पूछा गया, एमपी में पूछा है, राजस्थान में पूछा है, सारे करने चाहिए। सर 5 व्यक्ति एक खेत पर अवैध कब्जा करते हैं, भूस्वामी अपने समर्थकों को एकत्रित करके खेत पर अत्याचारियों को वहां से बाहर निकालने जाता है, परस्पर लड़ाई होती है। ये अलग मामला है। ये जब वो किसी की संपत्ति पर कोई कब्जा करता है तो सेल्फ डिफेंस आता है। अभी आप क्या है कि मुझसे पता नहीं जाने क्या क्या पूछना चाहते हो, मेरे से तो आप जो पूछोगे मैं सारे में चला जाऊंगा। सैकड़ों बार आईपीसी पढ़ाई है, संख्या मुझे नहीं पता कितने बार पढ़ा दी होगी अब 16-17 सालों में। ठीक है, तो आप 34 पढ़ रहे हो तो 34 पर कंसंट्रेट रहो, क्योंकि कंसेप्ट नहीं मिल पाएगा। परस्पर मारपीट आगे बढ़ने पर परिवादी पक्ष के एक व्यक्ति को अत्याचारियों द्वारा मार दिया जाता है, सभी अभियुक्तगण दोष सिद्ध किए जा सकते हैं। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये बात भी पूछी है। हाँ बिल्कुल किए जा सकते हैं। अत्याचार करना एक ऑफेंस है, ठीक है ना, अत्याचार करना एक ऑफेंस है, मारना एक ऑफेंस है। मैंने आपको बताया था आईपीसी क्या है कि एक्शंस एंड ओमिशंस दे रखे हुए हैं, तो जैसा जैसा एक्शन करोगे वैसे वैसे सेक्शंस लगेंगे, जैसा एक्शन वैसे। Watching this video.